नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जीपीपी 322 माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजी के ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की। इससे पहले अपन ने बात कर ली थी संपूर्ण सिलेबस की। अब अपन बात करेंगे कि ओल्ड पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलेबस से कैसे आ रहे हैं या बाहर से कोई क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ अपन चर्चा करेंगे, एक ही क्लास में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे 2020-21 के पेपर की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? 2020-21 के पेपर की। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए इस पेपर सॉल्यूशन की पीडीएफ की, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहले बड़े क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, फिर डेफिनेशन की ओर, अंतर की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सीड जो सिंथेटिक सीड है उसकी बनाने की विधि और उपयोगिता और आवश्यकता बताइए। मतलब जो सिंथेटिक कृत्रिम सीड है कैसे बनाते हैं, उसका मेथड क्या है बनाने का। तो दोस्तों, ये अपन ने 16वें टॉपिक में बात कर ली थी। 16वें टॉपिक में अपन ने बात की थी कि उसकी प्रोसेस क्या रहती है, क्या उसकी विधि रहती है, सिंथेटिक सीड क्या होता है, उसका उपयोगिता या उसका महत्व क्या है सिंथेटिक सीड का। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है ये आ रखा है और ये अपन ने सिलेबस में पहले करवा रखा है। 16वें टॉपिक में पहले वाली क्लास की में रिकॉर्ड कर दिया इसको। अब इसके बाद में है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है जेनेटिक कंट्रोल ऑफ रीजनरेशन। क्या पूछ रहा है दोस्तों? जेनेटिक कंट्रोल ऑफ रीजनरेशन बताना है। इसके बारे में बताना है कि ये क्या है, क्या समझते हो आप इससे। मतलब जो 9वां टॉपिक है अपने सिलेबस का, 9 नंबर के टॉपिक से ये क्वेश्चन आ रखा है, जेनेटिक कंट्रोल ऑफ रीजनरेशन। इसका ओनली इंट्रोडक्शन देना है। इसके बाद में क्या बताना है, प्लांट जेनेट रीजनरेशन पाथवे। मतलब जो प्लांट रीजनरेशन के पाथवे होते हैं, दो प्रकार के अपने सिलेबस में दे रखे हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस और सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ये दोनों समझाने हैं। सॉरी दोस्तों, अपने दो प्रकार के प्लांट रीजनरेशन पाथवे दे रखे हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस और सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये दोनों अपन ने पहले ही बात कर ली, टॉपिक नंबर 10 में अपन ने बात कर रखे हैं। और जो क्वेश्चन आता है उसकी साइज के अकॉर्डिंग, उसकी पेज लिमिट के अकॉर्डिंग अपने को ये क्वेश्चन करना है। पहले क्या करना है, जेनेटिक कंट्रोल रीजनरेशन का इंट्रोडक्शन देना है। इसके बाद में ऑर्गेनोजेनेसिस और सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में बताना है। ये अपना दूसरा क्वेश्चन है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पादप उत्तक संवर्धन क्या है। जो प्लांट टिश्यू कल्चर है वो क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसकी मूलभूत आवश्यकता क्या है। मतलब जो प्लांट टिश्यू कल्चर है इसके सिद्धांत क्या है, और ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर है ये क्या है, और मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। दोस्तों, पहले बात करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है। अपन ने 5वें टॉपिक में बात की थी कि किसी भी पादप का क्या लेते हैं, एक्सप्लांट लेते हैं, उसको संवर्धन माध्यम पर रखने के बाद में क्या होता है, उसमें ऑर्गेनाइजेसिस मतलब अंग निर्माण होते हैं, और इसके बाद में क्या होते हैं, एम्ब्रियो का निर्माण होता है और संपूर्ण पादप का निर्माण होता है। तो यही क्या है दोस्तों, टिश्यू कल्चर। 5वीं टॉपिक में अपन ने टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ लिए थे। इसके बाद में है इसके सिद्धांत। इसके सिद्धांत में आएगा दोस्तों कि जो टिश्यू कल्चर है वो किस प्रकार से अपन यूज में लेते हैं। सिद्धांत में आ जाएगा, जैसे सिद्धांत में आ जाती है उसकी प्रोसेस की, उसकी क्या प्रोसेस रहती है, किस प्रकार से अपन टिश्यू कल्चर करते हैं, तो ये भी अपन ने करवा रखा है। इसके बाद में इसमें है कि मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या रहती है। दोस्तों, इसमें एक तो एक्सप्लांट की यूज होती है अपने को, जो अपन जिसका क्या करते हैं, संवर्धन करते हैं। इसके बाद में माध्यम 7वें टॉपिक में अपन ने बता रखा था कि माध्यम में क्या क्या लेते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर लेते हैं, ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं। ये सब भी अपन ने बता दिए थे, पीएच वगैरह कैसे करते हैं, ठोसीकरण कारक कैसे लेते हैं ये। इसके बाद में है पात्र। मतलब जो अपन यूज में लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं, किसी भी एक्सप्लांट का संवर्धन करते हैं, वो पात्र लेते हैं। तो इसमें क्या था, पादप उत्तक संवर्धन का पहले क्या बताना है, इंट्रोडक्शन बताना है। इसके बाद में सिद्धांत, उसका मेथड बताना है। इसके बाद में क्या है दोस्तों, मूलभूत आवश्यकता है। मूलभूत आवश्यकता में एक्सप्लांट आ जाएगा। इसके बाद में माध्यम का डिटेल से वर्णन कर देना, जो अपन ने पहले करवा दिया क्लास में, आपने देखा भी होगा, लिखा भी होगा। इसके बाद में है इसके जो पात्र हैं वो आ जाएंगे। इसके बाद में है दोस्तों, इसमें और क्या पढ़ना है, और देखिए, अधिक संख्या में ऐसे पौधों का उत्पादन करना जो कि आनुवंशिक रूप से मूल पौधे के क्या हो, समान हो। यही किस में आता है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, अधिक संख्या में क्या करते हैं, ऐसे पौधों का निर्माण करते हैं, जो उत्पादन करते हैं, जो कि क्या होते हैं, आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं, मूल पौधे के क्या होते हैं, समान होते हैं।
इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। पहले अपने को बताना है कि सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, ये अपन ने करवा रखा है 10वें टॉपिक में। इसके बाद में बताना है ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया, मतलब सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया नहीं बतानी, इसमें बतानी है ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया। अपन ने बताई थी ऑर्गेनोजेनेसिस की, पहले डेफिनेशन करवाई, इसके बाद में करवाया था उसमें पॉलीजेनेसिस हो गया, राइजोजेनेसिस हो गया, जड़ों का निर्माण होता है, मूल का निर्माण होता है, मूल और जड़ों का निर्माण होता है, ये किसमें आ जाएगी, उसके प्रोसेस में आ जाएंगी। फिर इसके बाद में है इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, फास्फेट वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, ये भी अपन ने टॉपिक में करवाया था। इसके बाद में है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, इसकी उपयोगिता क्या है, ये अपन ने सिलेबस में नहीं करवाया था। देखिए दोस्तों, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की उपयोगिता है कायिक भ्रूण द्वारा रोग रहित पौधे उत्पन्न करना। मतलब इसके द्वारा क्या करते हैं, जो कायिक भ्रूण जनन होता है, इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, रोग रहित क्या करते हैं, पौधे तैयार करते हैं। इसके बाद में है कायिक भ्रूण जनन से संश्लेषित या कृत्रिम बीजों का संश्लेषण। मतलब अपन ने जब सिंथेटिक सीड का प्रोडक्शन देखा था तो दोस्तों उसमें अपने क्या काम में आ रहा था, कायिक भ्रूण, सोमेटिक एम्ब्रियो। तो ये किस काम में आता है, कृत्रिम बीजों के संश्लेषण के भी काम में आता है। इसके बाद में है भ्रूण जनन औषधियों एंड तेलों के विश्लेषण के लिए, जो ऑयल्स होते हैं और जो मेडिसिन होती है उनके विश्लेषण के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का यूज किया जाता है। इसके बाद में है जननद्रव्य के शीघ्र बहुगुणन के लिए, मल्टीप्लेक्शन के लिए, जो जननद्रव्य होता है उसमें बहुगुणन के लिए सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का यूज किया जाता है। और प्रोटोप्लास्ट को विलग्न करने का क्या है, ये एक स्रोत है। ये हो जाएगी इसकी उपयोगिता। इसके बारे में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है। सबसे पहले मैं दोस्तों एक चीज बता दूं आपको, जब भी आप क्वेश्चन अटेंड करो ना तो क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ो और हिंदी में भी पढ़ो, क्योंकि इंग्लिश का जो क्वेश्चन होता है वो राइट माना जाता है, हिंदी का क्वेश्चन कभी भी राइट नहीं माना जाता। अब इस क्वेश्चन में देखना, आपके 2020-21 में आया हुआ है, ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है, प्राकृतिक और कृत्रिम नियामकों के बारे में बताइए। बस इतना ही है हिंदी में। इंग्लिश में क्या दे रखा है, ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है और मीडिया बनाने की विधियां बताइए, और क्या बता रहा है कि स्टरलाइजेशन की जो तकनीकें हैं वो बताइए। तो इसमें तो कितना सा दे रखा है, और जो इंग्लिश में है इंग्लिश में कितना दे रखा है। तो दोस्तों अपने को क्या करना है, सबसे पहले ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है। ग्रोथ रेगुलेटर्स का अपना एक टॉपिक था, उसमें पादप हार्मोन की अपन ने बात की थी, 5 प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक और कृत्रिम इसमें ये नहीं पूछ रहा है, इसमें मीडिया पूछ रहा है इंग्लिश की क्वेश्चन में। अगर प्राकृतिक और कृत्रिम भी देखे तो लगभग क्या होते हैं, पादप हार्मोन प्राकृतिक होते हैं, और जो कुछ कृत्रिम है जैसे NA हो गया, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड हो गया, और 2,4-D हो गया, ये क्या है, कृत्रिम पादप हार्मोन है। इसके बाद में है दोस्तों मीडिया। मीडिया कैसे तैयार करते हैं, इसमें यह भी पूछा गया था। तो मीडिया कैसे तैयार करते हैं, मीडिया में 5 प्रकार के अवयव होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। ये मैंने एक टॉपिक में करवाया था, ये अलग से अपने टॉपिक था कि मीडिया कैसे तैयार करते हैं, मीडिया के कंपोनेंट क्या क्या है। अब इसके बाद में है निर्जमीकरण की विधियां, जो स्टरलाइजेशन है उसकी विधियां कौन कौन सी है, उसकी 6-7 प्रकार की विधियां बताई थी मैंने 5वें टॉपिक के सेकंड पार्ट में। इसके बाद में है कि जो अपन कोई भी क्वेश्चन अटेंड करें तो उस टाइम इंग्लिश का क्वेश्चन जरूर एक बार देखा करो। इसके बाद में है दोस्तों क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, कोशिकाओं को तरल नाइट्रोजन पर परिरक्षण करना। मतलब जो कोशिकाएं हैं उसको क्या करते हैं, तरल जो नाइट्रोजन होती है उसका तापमान कितना रखते हैं, -196 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, और इस पर जो अपन परिरक्षण करते हैं कोशिकाओं का, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। इसके बाद में है दोस्तों माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है, इसकी विधियां क्या है, स्टेज क्या है, उपयोगिता बताइए। देखिए दोस्तों, माइक्रो प्रोपेगेशन की डेफिनेशन आपने, ये 11वां टॉपिक कंप्लीट यही था। क्या था, माइक्रो प्रोपेगेशन की डेफिनेशन थी, उसकी विधियां थी, मेथड थे, और क्या थी, स्टेज थी। स्टेज कितनी थी, 4 थी, और एक 0 स्टेज थी। इसके बाद में इसकी उपयोगिता क्या थी, ये अपन ने 11वें टॉपिक में कंप्लीट कर लिया था क्लास में। अगर किसी ने क्लास नहीं देखी हो तो क्लास जाकर देखिए। इसके बाद में है दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रखा है, जो मेरिस्टेम कल्चर विधि है वो बतानी है।
क्या बतानी है, मेरिस्टेम कल्चर विधि। मेरिस्टेम कल्चर विधि अपन ने 12वीं टॉपिक में कर रखी है। एक तो क्या पढ़े थे अपन, सूट टीप कल्चर पढ़े थे, एक क्या पढ़े थे, मेरिस्टेम कल्चर विधि पढ़े थे, तो ये आपको वहां से पढ़नी है। इसके बाद में है टॉपिक नंबर 12 में दे रखी है। इसके फिर पूछ रखा है कि मेरिस्टेम कल्चर की विधि की उपयोगिता क्या है। उपयोगिता अपन ने बात नहीं की थी, इसके उपयोग क्या है, महत्व क्या है, ये अपन ने बात नहीं की थी। इसका उपयोग क्या है, वायरस रहित पौधे तैयार करना, जनन द्रव्य का विनिमय करना और जनन द्रव्य के संरक्षण करना, और क्या करना, माइक्रो प्रोपेगेशन में भी किसका यूज करते हैं, मेरिस्टेम कल्चर का यूज करते हैं। ये इसके उपयोग हो जाएंगे, और इसकी जो विधि है, प्रोसेस है, वो अपने 12वीं टॉपिक में करवाई थी। इसके बाद में है दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ रखा है अपने फसल सुधार में, मोस्ट क्वेश्चन है वैसे, फसल सुधार में पादप उत्तक संवर्धन के उपयोग बताइए। जो फसल सुधार है, क्रॉप इंप्रूवमेंट है, इसमें पादप उत्तक संवर्धन मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर है, इसका क्या उपयोग रहता है। जो क्रॉप इंप्रूवमेंट है, इसमें प्लांट टिश्यू कल्चर का क्या उपयोग है, ये पूछ रखा है अपन को। देखिए दोस्तों, सूक्ष्म संवर्धन द्वारा नए पौधे का बहुगुणन काफी शीघ्र हो जाता है। जो माइक्रो प्रोपेगेशन है, इसके द्वारा जो नया पौधा है, इससे क्या हो जाता है, इसका जो गुणन है, बहुगुणन है, वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। एक तो इसका महत्व ये है, उपयोग ये है। इसके बाद में है कुछ बहुवर्षीय क्या है, अलंकृत पौधे हैं, उनमें क्या होता है, प्रसारण संभव नहीं है। बीज द्वारा क्या नहीं होता, प्रसारण संभव नहीं होता। और वो जो वानस्पतिक प्रसारण है, उसमें क्या लगता है, समय अधिक लगता है। अतः है ये माइक्रो प्रोपेगेशन उसके लिए क्या रहता है, बेस्ट रहता है। कुछ बहुवर्षीय अलंकृत पौधे होते हैं, उनमें क्या होता है, बीज द्वारा क्या होता है, जो प्रोपेगेशन है वो असंभव होता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, वानस्पतिक प्रसारण को अपनाते हैं। वानस्पतिक प्रसारण होता है, उसमें क्या होता है, समय अधिक लगता है, इसलिए अपन क्या यूज में लेते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन यूज में लेते हैं। इसके बाद में है सोमोक्लोनल वेरिएशन है, ये भी एक माइक्रो प्रोपेगेशन का क्या है, पार्ट है। इसके द्वारा वांछित लक्षण प्राप्त कर सकते हैं, जैसे अधिक उपज हो गई, कोई रोगरोधी लक्षण हो गया, ये किसके द्वारा कर सकते हैं, सोमोक्लोनल वेरिएशन के द्वारा। इसके बाद में है जैसे आर्किड का बीज है, आर्किड का बीज है, वो सामान्य दशाओं में तो क्या नहीं होता, अंकुरित नहीं होता। और जो सामान्य दशाओं में जब आर्किड का बीज है वो अंकुरित नहीं होगा, तो उसको क्या दिया जाएगा, एक उचित वातावरण प्रदान किया जाएगा। वो किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, इनवाइट्रो के द्वारा। तो इसमें इसका उपयोग है। इसके बाद में है मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा वायरस मुक्त पौधे करना। इसके बाद में है उत्पन्न करना। इसके बाद में है सोमेटिक हाइब्रिड और साइब्रिड का उत्पादन करना प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा। सोमेटिक हाइब्रिड और सोमेटिक साइब्रिड का यूज करना, उत्पादन करना किसके द्वारा, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट उपयोग है दोस्तों, एंथर एंड पोलन का क्या करना, संवर्धन करना हैप्लॉइड के उत्पादन में। जो एंथर और पोलन का संवर्धन है, ये किसके उपयोग में आता है दोस्तों, हैप्लॉइड के उत्पादन के लिए अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगुणित के बारे में अभी अपन आगे एक क्वेश्चन आया और उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो इतना ही ध्यान रखो कि एंथर और पोलन का जो संवर्धन है, कल्चर है, उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, हैप्लॉइड या अगुणित पादपों के उत्पादन में किया जाता है। इसके बाद में है दोस्तों, जनन द्रव्य का संग्रहण किया जाता है अधिकतम मात्रा में। जनन द्रव्य का संग्रहण अधिकतम मात्रा में किया जाता है, और स्थान क्या घेरता है, कम घेरता है, और कम लागत पर लंबे समय तक क्या रखता है, इनवर्ट्रो जो तकनीक है, इसके द्वारा क्या करता है, संग्रहण रखता है। इसके बाद में है डिफरेंस बिटवीन सोमेटिक एंड गैमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें डिफरेंट अपन ने 16वें टॉपिक में करवा रखा है। कौन से टॉपिक में 15वें टॉपिक में करवा रखा है। इसके बाद में है दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। इसमें क्या डिफरेंट है दोस्तों, इसमें कर्तोतक से सीधे अंगों का निर्माण होता है। मतलब अंग क्या होते हैं, मूल और प्रवाह होते हैं पादपों के। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस में, ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है दोस्तों, कर्तोतक से डायरेक्ट क्या बनेंगे, अंग बनेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें केलस का निर्माण होता है। कर्तोतक से पहले किसका निर्माण होगा, केलस का निर्माण होगा, उसके बाद में क्या होगा, अंगों का निर्माण होगा। देखिए दोस्तों, कर्तोतक से डायरेक्ट
डायरेक्ट क्या बन जाएगा, अंग बन जाएगा, कर्कोतक से कैलस बनेगा, उसके बाद में क्या बनेगा, अंग बनेगी या ऑर्गन बनेंगे। इसके बाद में है दोस्तों जो डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस है, इसमें क्या होता है, जो ऑक्सिन और अपन साइटोकाइनिन लेते हैं, इनकी मात्रा के बीच में क्या लेते हैं, एक अंतर रखते हैं, एक अधिक क्या रखते हैं, अंतर रखते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की मात्रा के बीच में क्या रखते हैं, अंतर रखते हैं। इसके बाद में है इसमें जो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की जो मात्रा है वो लगभग क्या रखते हैं, समान रखते हैं। इसमें जो डायरेक्ट एम्ब्रियो ऑर्गेनोजेनेसिस है, इसमें क्या लगता है, समय कम लगता है, इसमें क्या लगता है, समय अधिक लगता है। इसके बाद में है कैलस की वृद्धि अनुपस्थित होती है, और इसमें क्या होती है, कैलस की वृद्धि उपस्थित होती है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे अपना है डेफिनेशन, मतलब क्या पढ़नी है अपने को, डेफिनेशंस पढ़नी है। देखिए दोस्तों सबसे पहले है कैलस। कैलस क्या होता है, अविभेदित कोशिकाओं का समूह है होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, कैलस बोलते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस की डेफिनेशन आपने पढ़ ली थी पहले सिलेबस में कि अंगों का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, एक कोई भी कोशिका होती है उसके द्वारा अंगों का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है। इसके बाद में है सरफेस स्टरलाइजेशन, सतही निर्जमीकरण, ये अपन ने पढ़ लिए थे, जिसे NO3 करते हैं, H2O2 करता है। ये विभिन्न प्रकार के क्या है रसायन है जो क्या करते हैं, सरफेस को क्या करते हैं, निर्जमीकृत करते हैं, सूक्ष्म जीवों रहित करते हैं। ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन एक प्लांट रेगुलेटर है, वो क्या करता है, पादप को शीर्षों की वृद्धि को बढ़ाता है। इसके विभिन्न टाइप्स है, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइडिक एसिड और नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, ये आ जाएंगे। इसके बाद में है इनवेटरों की भी अपन क्या देख लिए थे, जो कृत्रिम संवर्धन है, इसकी भी डेफिनेशन देख ली थी शुरू में, यही देखे थे इंट्रोडक्शन में। इसके बाद में अपना जो 2020-21 का टॉपिक है उसमें डेफिनेशन समेत अंतर समेत सभी टॉपिक सभी क्वेश्चंस की अपन ने बात कर ली है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021-22 का कि जो अगुणित है, हैप्लॉइड है, वो क्या होते हैं, टिश्यू कल्चर से इनकी जो हैप्लॉइड है इनका उत्पादन कैसे किया जा सकता है, और जो हैप्लॉइड है इनका प्रयोग या अनुप्रयोग बताइए। क्या है दोस्तों, अगुणित क्या होते हैं, और इसके बाद में टिश्यू कल्चर से इनका उत्पादन किस प्रकार से करते हैं, इनका उपयोग क्या रहता है। देखिए दोस्तों जो अगुणित या हैप्लॉइड है वो क्या होता है, एक ऐसी कोशिका जिसमें क्या होते हैं, एकल सेट क्रोमोसोम होते हैं, उनमें क्या होता है, मतलब जिनमें एकल सेट क्रोमोसोम उपस्थित हो वही क्या कहलाते हैं, हैप्लॉइड या अगुणित कहलाते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि जो टिश्यू कल्चर है इसके द्वारा अपने को क्या करना है दोस्तों, टिश्यू कल्चर के द्वारा अपने को करना है हैप्लॉइड का क्या करना है, मल्टीप्लेक्शन करना है, मतलब हैप्लॉइड का क्या करना है, उत्पादन करना है। अब देखिए दोस्तों हैप्लॉइड में अपन जो टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर का कौन से मेथड के द्वारा अपन ये करते हैं, हैप्लॉइड का उत्पादन करते हैं, तो वो है दोस्तों एंथर या पोलन कल्चर के द्वारा। किसके द्वारा, एंथर या पोलन कल्चर के द्वारा क्या करते हैं, हैप्लॉइड का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। इसके बाद में है दोस्तों उचित कोश माध्यम पर एंथर या पोलन ग्रेन को संवर्धित करके किसका उत्पादन करना, अगुणित पौधे उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, एंथर या पोलन कल्चर कहलाता है। तो अपन जो हैप्लॉइड का उत्पादन करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे, टिश्यू कल्चर के द्वारा करेंगे। टिश्यू कल्चर के कौन से मेथड के द्वारा करेंगे, एंथर कल्चर या पोलन कल्चर के द्वारा करेंगे। अब इसमें प्रोसेस क्या रहेगी दोस्तों, प्रोसेस देखिए, प्रोसेस है कि सबसे पहले प्रायोगिक पौधा, जो भी अपन पौधा यूज में ले रहे हैं जिससे अपन क्या करेंगे, हैप्लॉइड का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, उसको क्या करते हैं, नियंत्रित दशाओं में उगाते हैं। शुरू से ही क्या करते हैं, नियंत्रित दशाओं में उगाते हैं। इसके बाद में है प्राकोष से क्या लेते हैं, जो प्राकोष होता है उसके तरुण भाग से, मतलब जो प्राकोष लेते हैं अपन वो किस लेते हैं, पौधे के तरुण भाग से लेते हैं। अब फिर क्या करेंगे, जो प्राकोष लेंगे अपन उसका क्या करेंगे, सतही निर्जमीकरण करेंगे। क्या करेंगे, सतही निर्जमीकरण कर दिए। सतही निर्जमीकरण करने के बाद में चौथी प्रोसेस में अपन क्या करेंगे, पेट्री डिश, एक क्या लेंगे, पेट्री डिश लेंगे। पेट्री डिश पर क्या रखेंगे, पोष माध्यम पर क्या रखेंगे, एंथर या पोलन ग्रेन रखेंगे। कैसे रखेंगे, क्षैतिज रखेंगे, और इनको क्या रखेंगे, निर्जमीकृत करके रखेंगे।
दोस्तों सतही निर्जमीकरण करने के बाद में क्या लेंगे, एक पेट्री डिश लेंगे, पेट्री डिश पर क्या लेंगे, पोस्ट माध्यम लेंगे, पोस्ट माध्यम पर क्या लेंगे, एंथर या कॉलम कल्चर लेंगे और इनको कैसे रखेंगे, क्षैतिज रखेंगे और इनको क्या करेंगे, निर्जमीकृत करेंगे। इसके बाद में है जो दोस्तों लास्ट सॉरी पांचवा है कि क्षतिग्रस्त परागकोशों को हटाया जाता है। मतलब अपन ने जब वो देखे एंथर या जो भी परागकोश अपन लिए उनमें से क्षतिग्रस्त को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। संवर्धित परागकोशों को 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब अपन उनको पोस्ट माध्यम पर रख लिए, रखने के बाद में क्या करते हैं, उनको 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर अंधेरे में रखते हैं 12 घंटे के लिए रख दिए। इसके बाद में क्या करते हैं दोस्तों, इसके बाद में करते हैं संवर्धित जो परागकोश होता है उसको 3 से 8 दिन बाद में उसकी भित्ति होती है, जो संवर्धित जो परागकोश होता है उसकी भित्ति होती है 3 से 8 दिन बाद में क्या हो जाती है, भूरी होकर क्या हो जाती है, फट जाती है। फटने के बाद में क्या बनते हैं, प्लांटलेट्स या पादप बनते हैं। मतलब भित्ति फटने लग जाएगी, फटने के बाद में क्या प्लांटलेट्स बन जाएंगे। प्लांटलेट्स बनने के बाद में क्या होता है दोस्तों, परोह निकलने के बाद में कल्चर से हटाकर जड़ निर्माण माध्यम में, मतलब परोह का निर्माण हो गया। परोह का निर्माण होने के बाद में उसको ऐसे कल्चर में रखेंगे जिसे इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड है, वो क्या करता है, वो जड़ों के निर्माण में सहायक होता है। तो उसको किस में रखेंगे, मतलब जड़ निर्माण करने वाले किस में रखेंगे, जो संवर्धन माध्यम है उसमें रखेंगे। इसके बाद में जड़ें भी निर्माण हो जाएगी और परोह का भी निर्माण हो गया। इसके बाद में गमलों में ट्रांसफर करेंगे ताकि वो क्या हो सके, दृढ़ीकरण हो सके या उनका अनुकूलन हो सके। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की, और ये तो प्रोसेस हो गई अपनी उत्पादन की कि अपने एंथर कल्चर या क्या कर लिए, पोलन कल्चर ले लिए। अब अपन ने इतना काम तो कर लिया, अब इसके बाद में अगुणितों का क्या करना था अपने को, अगुणित पादपों का या एप्लॉइड का उत्पादन करना था। अब देखिए दोस्तों, अब इनमें से जो उत्पादन प्राप्त हुए अपने को, जो पौधे प्राप्त हुए, उनमें से किसकी पहचान करेंगे, अगुणितों की पहचान करेंगे। क्या करेंगे, अगुणितों की पहचान करेंगे। हैप्लॉइड की पहचान कैसे करते हैं दोस्तों, हैप्लॉइड की पहचान करते हैं जैव रसायन के अध्ययन से, जो बायोकेमिस्ट्री है उसके अध्ययन से क्या करते हैं, अगुणितों की पहचान करेंगे। इसके बाद में केलस अवस्था या पौध स्तर पर कोशिकीय अध्ययन, मतलब जो केलस अवस्था होती है जो अपन ने अभी ली थी, केलस मतलब क्या होती है, जो कर्तों तक लेते हैं उसके बाद में क्या बनता है, विभेदित कोशिकाओं का समूह बनता है। इस टाइम क्या करते हैं, कोशिकाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं और अगुणितों की पहचान करते हैं। अगुणितों से सहलगन जो चिन्ह होते हैं उनके द्वारा क्या करते हैं, अगुणितों की पहचान करते हैं। पहचान करके क्या कर लेंगे, जो अगुणित पादप है, अगुणित हैप्लॉइड अपने को प्राप्त हुए उनको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। यही उत्पादन की प्रोसेस है। अब इसके बाद में है जो अपने थे इसके अगुणित थे, हैप्लॉइड थे, इनका उपयोग क्या होता है। देखिए दोस्तों, उनको उपयोग के बारे में अपने को पूछा था। उपयोग है अगुणित पादपों की प्राप्ति। पहला क्या है, अगुणित पादपों की प्राप्ति हो जाएगी, हैप्लॉइड के द्वारा अगुणित पादप भी प्राप्त करते हैं। इसके बाद में समयुग्मजी वंशक्रम प्राप्त करते हैं। समयुग्मजी क्या करते हैं, वंशक्रम प्राप्त करते हैं। हाइब्रिड सॉर्टिंग करते हैं, क्या करते हैं, हाइब्रिडों का क्या करते हैं, चयन करते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, युग्मक कलोनीय विविधता उत्पन्न करता है। ये जो हैप्लॉइड होता है वो क्या करता है, युग्मक कलोनीय विविधता उत्पन्न करता है। आनुवंशिक संलग्नता का क्या करता है, मानचित्रण करता है। इसके बाद में है कोशिका आनुवंशिकी है, उसका क्या करता है, अध्ययन करता है। इसके बाद में उत्परिवर्तन अनुसंधान होते हैं, उनमें भी ये सहायक होता है हैप्लॉइड। इसके बाद में है विभिन्न जो किस्में हैं उनके विमोचन में, जैसे चीन में 3 फसलों की क्या की गई है, किस्में विकसित की गई है। पहली है धान में, इनमें तो नाम ही अलग अलग है, HUAA YU1, ये तो किसकी है, धान की किस्म है। और HUAPEI की है, गेहूं की है। इसके बाद में तंबाकू की TANYUZ, ये किसकी है दोस्तों, तंबाकू की। ये तीनों ही किस्में कहाँ पर विकसित की गई है, चीन में की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमोक्लोनल वेरिएशन क्या है। सोमोक्लोनल वेरिएशन या सोमोक्लोनल विभिन्नता क्या है, इसका महत्व बताइए उदाहरण के साथ। मतलब क्या करना है, पहले तो सोमोक्लोनल वेरिएशन की डेफिनेशन बतानी है, इसके बाद में इसका इंपॉर्टेंस बताना है। किसके साथ बताना है, उदाहरण देते हुए बताइए इसका इंपॉर्टेंस। देखिए दोस्तों, कल्चर की गई कोशिकाओं या इन कोशिकाओं से बने पौधों या पौधों से उत्पन्न संततियों में उपस्थित आनुवंशिक विविधता। मतलब क्या होता है दोस्तों, अपन ने क्या कर लिया, कोई किसी भी कोशिका का क्या कर दिया, कल्चर कर दिया, संवर्धन माध्यम पर उसको रख दिया, उसमें क्या आ जाती है, या तो उसमें आ जाएगी कल्चर की गई
कोशिका में आ जाएगी, या उस कोशिका से जो पौधा बनेगा उसमें आ जाएगी आनुवंशिक विविधता, या फिर उस पौधे से जो संतति प्राप्त होगी उसमें क्या आ जाएगी, विविधता आ जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, सोमोक्लोनल वेरिएशन। मतलब क्या होगा, कोशिका का जिसका संवर्धन कर रहे हैं या तो उसमें आ जाएगी या उसकी संतति में आ जाएगी, या उसकी संतति से जो संतति प्राप्त होती है उसमें विविधता आ जाती है, आनुवंशिक विविधता आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, सोमोक्लोनल वेरिएशन बोलते हैं। इसके बाद में है दोस्तों ये सोमोक्लोनल वेरिएशन शब्द किसने दिया था, लार्किन स्कोग्राफ ने। किसने, लार्किन एंड स्कोग्राफ ने 1981 में दिया था। अब इसका अपन क्या देखते हैं, अब इसका देखते हैं कि जो सोमोक्लोनल वेरिएशन है इसको अपन कहाँ पर पाया गया, जो सोमोक्लोनल वेरिएशन है कहाँ पर पाई गई। मोनोकोट्स, डाइकोट्स एंड एलेंगिक जनरल वाली जो फसलें हैं इन सभी में पाई गई है। जैसे मोनोकोट्स में कौन कौन है, गेहूं, चावल, मक्का आदि में ये क्या पाई गई, सोमोक्लोनल वेरिएशन पाया गया। टमाटर, तंबाकू, सरसों में क्या पाया गया, सोमोक्लोनल वेरिएशन पाई गई। और जो एलेंगिक जनरल वाली जो फसलें हैं उनमें भी क्या पाई गई, सोमोक्लोनल वेरिएशन पाई गई। इसके बाद में है दोस्तों महत्व है, किसका महत्व है, जो अपने सोमोक्लोनल वेरिएशन है उसका महत्व बताना है, किसके आधार पर है, मतलब उनका जो क्या उपयोग है, महत्व भी बताना है उपयोग के आधार पर, उदाहरण के साथ, सॉरी उदाहरण के साथ क्या बताना है, महत्व बताना है। देखिए दोस्तों, रोगरोधी रीजनरेट्स का आइसोलेशन, जो रोगरोधी है, रीजनरेट्स है, इनका क्या करते हैं, आइसोलेशन करते हैं। मतलब क्या करते हैं, रोगरोधी जो लक्षण होते हैं उनका क्या करते हैं, आइसोलेशन करते हैं, और किसी क्रॉप में करते हैं। जैसे मक्का में क्या किया गया था, रोगरोधी रीजनरेट्स का क्या किया गया था, आइसोलेशन किया गया था। इसके बाद में है दोस्तों, इसके उपयोग से मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षण दोनों में क्या होता है, सुधार आता है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों लक्षणों में क्या आता है, सुधार आता है इससे। इसके बारे में दोस्तों, टमाटर में जीवाणु झुलसा रोग है उसके पौधों को उत्पन्न किया। मतलब जो टमाटर में जीवाणु झुलसा रोग होता है उससे रोधी जो पादप है उनको, मतलब कि उनमें रोगों, उन पादपों पर जीवाणु झुलसा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बैक्टीरिया ग्लाइड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे पौधे उत्पन्न किए गए सोमोक्लोनल वेरिएशन से। गन्ना की किस्म थी पिंडर, क्या थी, पिंडर किस्म थी। ये फिजी रोग किससे क्या होती थी, प्रभावित होती थी। इनके द्वारा किसका विकास किया गया, ओनो किस्म का विकास किया गया। वो क्या थी, रोगरोधी थी, फिजी रोग से गन्ने में की गई है। इसके बाद में है जो इत्र की किस्म है, किसकी, इत्र की किस्म है रोज की गुलाब की। क्या थी, वेलवेट रोज। मतलब जो इत्र की किस्म थी वो विकसित की गई, उन्नत इत्र की किस्म विकसित की गई, वेलवेट रोज, किसकी, गुलाब की। इसके बाद में है एबायोटिक स्ट्रेस के लिए वेराइटीज का विलगन, वेरिएंट्स का विलगन। मतलब जो एबायोटिक स्ट्रेस आते हैं, जैसे तापमान अधिक होना, कम होना, ज्यादा होना, वर्षा टाइम पर होना, सूखा पड़ना, इनके लिए वेरिएंट्स का क्या करना, आइसोलेशन करना। इसके बाद में है कम तापमान पर, जो कम तापमान होता है उस पर फसलों को प्रभावित, मतलब जो कम तापमान होता है वो क्या करता है, फसलों को प्रभावित करता है। जैसे क्या है दोस्तों, मिर्ची है, मिर्च है, मिर्च में क्या होता है, ऐसी कोशिकाओं का विकास करते हैं जो कम ताप के लिए क्या होती है, रोधी होती है। मतलब क्या होता है, जैसे कम तापमान कई फसलों को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। मिर्च है, मिर्च को जब उगाते हैं तो वो भी क्या होती है, कम ताप से प्रभावित होती है। तो इसमें ऐसी कोशिकाओं का विकास किया गया सोमोक्लोनल वेरिएशन के द्वारा, जो क्या हो सके, कम ताप के लिए क्या हो सके, रोधी हो सके। जो खेसारी है, खेसारी में किसकी मात्रा को कम करना, न्यूरोटॉक्सिन की मात्रा को कम करना भी किसके द्वारा पॉसिबल हो पाया, सोमोक्लोनल वेरिएशन के द्वारा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में है कृत्रिम बीज क्या है, सिंथेटिक सीड क्या है, बनाने की प्रोसेस सोलवेट ओपीनियन में करवाई दिया था। इसके बाद में है लाभ हानि। लाभ हानि क्या है, इसके लाभ है परिवहन में आसानी रहती है, भंडारण के दौरान आसानी से इनको संभाल सकते हैं। पारंपरिक की तुलना में क्या होती है, लागत कम होती है। हानि क्या क्या होती है, लाभ आप वहां से भी लिख सकते हो, मैंने वहां पर महत्व बताया कि महत्व लाभ एक ही है, महत्व लिख लेना इसमें। इसके बाद में है हानि क्या होती है, कई प्रजातियों में क्या हो जाता है, जो दैहिक भ्रूण होता है उसका क्या हो जाता है, शुष्कन हो जाता है। क्या हो जाता है, शुष्कन हो जाता है। इसके प्रति क्या हो जाती है, सहनशील होती है ये प्रजातियां, कई प्रजातियां। इसके बाद में है कम संख्या में बीज पौधों के रूप में विकसित। मतलब जो अपन कृत्रिम बीज तैयार करते हैं वो बीज पौधे में विकसित होते हैं, वो बहुत कम होते हैं।
कृत्रिम सीड के द्वारा। ये दो प्रकार की हानियां देखी गई। इसके बाद में है दोस्तों पोष माध्यम बनाने की जो मीडिया है वो बनाने के तरीके बताने हैं और निर्जमीकरण की क्या बतानी है, तकनीकें बतानी है। कुछ पार्ट 5वें में है, कुछ मीडिया वाले पार्ट से है। अब इसके बाद में है सूक्ष्म परिवर्धन की परिभाषा बतानी है और विधियां। विधियां कौन कौन सी है दोस्तों? मेरिस्टेम कल्चर हो गई, एम्ब्रियो कल्चर हो गई, पोलन कल्चर हो गई, शूट टिप कल्चर हो गया और ऑक्सिलरी बड कल्चर हो गया। ये सभी क्या हो जाएगी दोस्तों? इसकी विधियां हो जाएगी। विधियां आप जो भी अपन टिश्यू कल्चर की विधियां पढ़े हैं, जैसे मेरिस्टेम कल्चर हो गया और टिश्यू कल्चर हो गया, टिश्यू कल्चर पे कौन सी थी, और सूट टिप कल्चर हो गया, ऑक्सिलरी बड कल्चर हो गया, ये सभी किसमें आते हैं? सूक्ष्म परिवर्धन की विधियों में आते हैं, जो मैंने डिटेल से आराम से करवा रखी है। इसके बाद में है सूट टिप कल्चर पूछा गया है, ये अपन ने 12वीं टॉपिक में कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में है एम्ब्रियो कल्चर, क्या पूछा गया है? एम्ब्रियो कल्चर, ये भी किसका ही टाइप है दोस्तों? सूक्ष्म परिवर्धन की विधि है। देखिए दोस्तों एम्ब्रियो कल्चर में क्या करते हैं? मैच्योर और इमेच्योर, जो एम्ब्रियो कल्चर होता है मैच्योर और इमेच्योर प्रकार का होता है। जब एम्ब्रियो कल्चर में मैच्योर एम्ब्रियो का प्रयोग किया जाए तो मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर होता है, और जब एम्ब्रियो कल्चर में इमेच्योर एम्ब्रियो का प्रयोग किया जाए तो इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर होता है। इसके बाद में इसकी प्रोसेस क्या है? इसके प्रोसेस में क्या करते हैं दोस्तों? सबसे पहले बीजों को भ्रूण से अलग करते हैं। वैसे तो जो माइक्रो प्रोपेगेशन की टिश्यू कल्चर की मैंने विधि बताई थी वही लगभग रहेगी, पर क्या है कुछ एडवांस है वो देख लो। मतलब क्या है, जो अपन ने टिश्यू कल्चर की जो देखी थी, अपने विधि देखी थी, माइक्रो प्रोपेगेशन की विधि देखी थी, उसी के अकॉर्डिंग सभी में करना है। सबसे पहले बीजों से क्या करना है? भ्रूण को अलग कर दिया, बीजों से भ्रूण को अलग कर दिया। इसके बाद में संवर्धन माध्यम की, संवर्धन माध्यम वही रहेगा, उसकी आवश्यकता होती है। संवर्धन माध्यम पर किसको स्थानांतरित कर देते हैं? भ्रूण को स्थानांतरित कर देते हैं। इसके बाद में संवर्धन माध्यम के लिए एक उचित वातावरण चाहिए। वातावरण में 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। 14 से 30 दिन में क्या हो जाता है? पौधा विकसित हो जाता है, और ये फिर क्या करवाते हैं? उसमें दृढ़ीकरण करवाते हैं मृदा में, निर्जमीकृत मृदा में ट्रांसफर करके। ये इसकी प्रोसेस होती है एम्ब्रियो कल्चर। इसके बाद में चलते हैं डिफरेंस बिटवीन साइब्रिड एंड हाइब्रिड, मतलब अंतर देखना है किसके बीच में? हाइब्रिड और साइब्रिड के बीच में। देखिए दोस्तों इसमें क्या होते हैं? दो प्रकार के जनक होते हैं। एक तो क्या होता है? मेल होता है, एक फीमेल होता है। अब मेल में क्या उपस्थित होंगे? एक तो न्यूक्लियस उपस्थित होगा, एक क्या उपस्थित होगा? साइटोप्लाज्मा उपस्थित होगा। इसके बाद में है एक क्या होगा? फीमेल होगा। फीमेल में क्या उपस्थित होंगे? एक न्यूक्लियस उपस्थित होगा, एक क्या उपस्थित होगा? साइटोप्लाज्मा उपस्थित होगा। इसके बाद में है साइब्रिड। साइब्रिड में क्या होता है? एक मेल और फीमेल। इसमें क्या होता है? जो फीमेल होता है इसमें न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। अब दोस्तों मेल और फीमेल में जब आपस में क्रॉस होगा तो इससे क्या बनेगा? हाइब्रिड बनेगा। इसके बाद में है साइब्रिड में जब अपन क्रॉस करवाते हैं तो इनमें क्या बनता है? साइब्रिड बनता है। बस दोनों में फर्क क्या है कि इसके जो फीमेल है, फीमेल में क्या नहीं पाया जाता? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसके बाद में है दूसरा अंतर, दूसरे में है जो अपन हाइब्रिड उत्पन्न करते हैं उसकी प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और जो साइब्रिड की जो प्रोसेस है उत्पादन की, उसको किस नाम से जाना जाता है? साइब्रिडाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में है तीसरा अंतर, इसमें दोनों जनकों के जेनेटिक मटेरियल उपस्थित होते हैं। मतलब हाइब्रिड है, इन दोनों के क्या होंगे? जेनेटिक मटेरियल उपस्थित होंगे संतान में, F1 पीढ़ी में। इसके बाद में है इसमें ओनली एक पीढ़ी के क्या होंगे? एक जनक के क्या होंगे? जेनेटिक मटेरियल उपस्थित होंगे। इसके बाद में है इसका एग्जांपल हो जाएगा पोमेटो। पोमेटो में क्या हुआ था? टोमेटो एंड पोटैटो था, उसका संकरण करवा के क्या लिया था आपने? पोमेटो प्राप्त किया था। इसके बाद में है दोस्तों तंबाकू। इसमें क्या है? तंबाकू। तंबाकू में कम पत्तियां, मतलब तंबाकू में जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा किसका लिया जाता है? पत्तियों का लिया जाता है। उपयोगी भाग क्या है? उसमें आर्थिक उपज है पत्तियां। तो उसमें क्या हुआ था? एक तो निवोसिस सेल्वेसिस और निवोसिया टोबेकम, इन दोनों में क्या करवाया? क्रॉस करवाया। इसके बाद में क्या की किस्म उत्पादित की? साइब्रिड उत्पन्न किया, जिससे क्या हुआ? जो पत्तियां हैं वो अधिक आई उस किस्म में। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है 10वां टॉपिक। 10वें में अपने को पूछ रहा है कि जो निलंबन संवर्धन है वो क्या है? जो शीघ्र निलंबन है वो क्या है? इसको समझाना। देखिए दोस्तों सबसे पहले अपने को देखना है सस्पेंशन कल्चर,
मतलब जो कोशिका का निलंबन संवर्धन होता है वो क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा देखें तो जब एकल कोशिकाओं को द्रवित माध्यम में क्या किया जाता है, संवर्धित किया जाता है। अपन किसकी बात कर रहे हैं, सस्पेंशन कल्चर या कोशिका निलंबन संवर्धन की बात कर रहे हैं। जब एकल कोशिकाओं को द्रवित माध्यम में क्या किया जाता है, संवर्धित किया जाता है, तो कोशिकाएं क्या होती है, माध्यम में डूबी हुई होती है, मतलब क्या होती है, संवर्धित होती है। डूबी हुई अवस्था में क्या होती है, संवर्धित होती है। इसी को क्या बोलते हैं, निलंबन। मतलब सीधा सा है दोस्तों, कोई कोशिका है, कोशिका को क्या करते हैं, एक द्रवित क्या होता है, निलंबन होता है, कल्चर होता है अपने पास। द्रवित क्या होता है, कल्चर हो गया, उसमें क्या करते हैं, उन कोशिकाओं को डुबोते हैं। इसी अवस्था को क्या बोलते हैं, इसी संवर्धन को क्या बोलते हैं दोस्तों, कोशिका निलंबन संवर्धन के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में है दोस्तों, आगे की ओर करते हैं, इसको कोशिका संवर्धन के नाम से भी जाना जाता है, सेल कल्चर के नाम से। इसके बारे में पूछा था कि जो एस आकृति है इसकी, या सिग्मोइड सस्पेंशन है, सिग्मोइड निलंबन है, वो क्या होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, एस आकृति का ग्राफ प्राप्त होता है। जो अपना सेल कल्चर है या निलंबन कल्चर है, उसमें क्या होता है, एस आकृति का क्या होता है, ग्राफ प्राप्त होता है। इसमें 3 प्रकार की स्टेज पाई जाती है। कितनी, एक तो लेग फेज होगी, एक एक्सपोनेंशियल फेज होगी, और एक क्या होगी, स्टेशनरी फेज होगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें कोशिकाएं विभाजन के लिए तैयार होती है। जो लेग फेज होती है उसमें क्या होती है, कोशिकाएं विभाजन के लिए क्या होती है, तैयार रहती है। इसके बाद में है एक्सपोनेंशियल फेज। इसमें क्या होती है, कोशिकाएं विभाजन की दर क्या हो जाती है, उच्च होती है। मतलब उसमें तो विभाजन के लिए क्या होगी, लेग फेज में तैयार होगी। और एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, एक्सपोनेंशियल में होगा कि उसकी दर, विभाजन की दर, डिवीजन की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके बाद में है दोस्तों, इसमें जो एक्सपोनेंशियल फेज है, इसमें क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या और आकार क्या होता है, लगातार बढ़ता रहता है। इसके बाद में है दोस्तों स्टेशनरी फेज। इसमें क्या होता है, कोशिकाओं का विभाजन रुक जाता है, और कोशिकाओं और जो कोशिकाओं की संख्या है और आकार है वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इसको एस वक्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो स्टेज होती है इसकी एस आकार की होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बारे में चलते हैं दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोपेगेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अपने को किसमें अंतर देखना है, माइक्रो प्रोपेगेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में अंतर देखना है। देखिए दोस्तों, यह उत्तक संवर्धन तकनीक के उपयोग से आनुवांशिक रूप से एक पौधे को क्या करता है, उत्पादन करता है। इसके बाद में है वेजिटेटिव। इसमें क्या होता है, मूल पौधे की क्या ली जाती है, कटिंग वगैरह या उसका एक भाग लिया जाता है, उससे क्या करते हैं, एक पौधे का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। इसमें टिश्यू कल्चर का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, इसमें यूज नहीं किया जाता। अब इसके बाद में है शीघ्र प्रसारण हो जाता है, इसमें धीमी गति से होता है, इसमें समय की बचत होती है, इसमें समय क्या होता है, अधिक लगता है। इसके बाद में यह आधुनिक और आधुनिक विधि है, ये प्राचीन विधि है, ये क्या है, प्राचीन विधि है। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे है दोस्तों डेफिनेशन। अपने को इस पेपर की क्या देखनी है, 2020 के पेपर की क्या देखनी है, डेफिनेशन देखनी है। डेफिनेशन में पहले है कंपोनेंट्स ऑफ ए टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी। एक कोई टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाता है, उसमें एक तो ऑफिस उपस्थित होगा। इसके बाद में है एक वॉशिंग और मीडिया प्रिपरेशन रूम। मतलब क्या होगा, एक तो धुलाई का और जो मीडिया है, माध्यम तैयार करने का क्या होगा, रूम होगा। इसके बाद में बहुगुणन मल्टीप्लेक्शन के लिए क्या होगा, रूम होगा। कल्चर मतलब जो कल्चर की क्रिया करते हैं उसके लिए क्या होगा, रूम होगा। ये क्या है दोस्तों, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी के क्या है, कंपोनेंट्स। इसके बाद में है डिसइंफेक्टेंट्स या निष्क्रामक क्या है, इसकी डेफिनेशन पूछिए। इसमें क्या होता है, किसी सतह से क्या करना, कीटाणुओं को नष्ट करना। जैसे अल्कोहल होता है वो क्या कर देता है, सतही निर्जमीकरण की तरह कार्य करता है। इसके बाद में है दशानुकूल। दशानुकूल क्या होता है, किसी जीव की उसके वातावरण में होने वाली परिवर्तन के प्रति सहनशीलता। मतलब कोई भी जीव है, वातावरण में सूखा पड़ रहा है, तापमान अधिक है, तापमान कम है, तो उसके लिए वो क्या हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, दशानुकूल बोलते हैं। इसके बाद में है प्रीमोडियम। प्रीमोडियम क्या होता है, कोशिकाओं का एक समूह है जो किसी पौधे के अंग का क्या करता है, विकास करता है प्रारंभिक चरणों में। मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रीमोडियम क्या होता है, कोशिकाओं का एक क्या होता है, समूह होता है जो किसी पौधे के अंग के विकास के प्रारंभिक जो चरण होते हैं, कोई भी पौधा है उसके प्रारंभिक विकास के जो चरण है उनमें क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद में है विट्रिफिकेशन। विट्रिफिकेशन या कांचन भी बोलते हैं, कांचनीकरण भी बोलते हैं इस क्रिया को। किसी पदार्थ को कांच में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विट्रिफिकेशन बोलते हैं।
आज का अपना जो 2020-21 का पेपर था और 21-22 का पेपर था, ये अपन ने सोल्व कर लिया दोस्तों। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। क्लास कैसे क्या लगी ये कमेंट्स करके बतानी है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए क्या करना है, मैसेज करना है। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।